इंटेस्टिनल गैस जीआईटी में जो गैस होती है वो किन किन सोर्स से आ सकती है। पहली बात कि हम जो फूड के साथ एयर को भी स्वेलो कर जाती है, इस कंडीशन को बोलते हैं हम एरोफेजिया। दूसरा, लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया की अमाउंट ज़्यादा होती है, बैक्टीरिया की फर्मेंटेशन से भी प्रोड्यूस हो सकती है। तीसरी कंडीशन ये है कि वो ब्लड के ज़रिए कुछ गैसेस डिफ्यूज़ करती है, वो जीआईटी में आ जाती है। वो कौन कौन सी गैसेस होगी? CO2 होगी, हाइड्रोजन होगी, मीथेन होगी, हाइड्रोजन सल्फाइड होगी। टोटल जो गैस प्रोडक्शन होती है कोलोन के अंदर ऑलमोस्ट 7 से लेकर 10 लीटर्स होती है, और जितनी गैस एक्सपेल्ड होती है इनस के थ्रू वो होती है 0.6। इसका मतलब बाकी गैस कहाँ चलेगी? बाकी गैस एब्जॉर्ब होगी। पहले वो गई इंटेस्टाइन के पास, फिर वो ब्लड के थ्रू होते हुए लंग्स के पास, और लंग्स के पास जाते हुए ये रिमूव आउट होगी। गैस की जो फॉर्मेशन होती है स्टोमक में वो कैसे होती है? वो नॉर्मली स्वेलिंग की वजह से होती है, यानी एरोफेजिया की वजह से होती है। एरोफेजिया की वजह से जो एयर में ज़्यादातर 79% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन यही ज़्यादा होते हैं। जो गैस होती है स्टोमक के अंदर उसको रिमूव करने का एक मैकेनिज्म होता है, उस मैकेनिज्म को बोलते हैं रिगर्गिटेशन ऑफ एरोफेजिया, यानी बेल्चिंग। गैस फॉर्मेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, वो कहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर गैस कहाँ से आ सकती है? वो स्टोमक के जरिए आ सकती है, यानी जो स्टोमक की गैस है वो डिफ्यूज़ करते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाए। लार्ज इंटेस्टाइन में गैस की फॉर्मेशन कैसे होती है? लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा कॉलोनी होती है बैक्टीरिया की, उनको बोलते हैं माइक्रोबायोटोम। वहाँ पर ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन सल्फाइड की, कार्बन डाइऑक्साइड की और मीथेन की प्रोडक्शन होती है। दो फैक्टर जो गैस की प्रोडक्शन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं कि हम अगर ऐसी वेजिटेबल्स लें जो कि गैस की प्रोडक्शन को बढ़ा देती है, कैसे? बीन्स, कैबेज, ऑनियन, कॉलीफ्लावर, कॉर्न, ये ऐसे फूड है जो लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया को सूटेबल फूड प्रोवाइड करती है। वो इनकी फर्मेंटेशन से गैस की प्रोडक्शन में वो इन फूड को इस्तेमाल करते हुए गैस प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा ये है कि अगर हम ऐसी फूड ले जो इरिटेंट हो, यानी इसमें काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक मटीरियल हो या फिर पेस्टिसाइड या कुछ भी हो, तो वो एक रिफ्लेक्स को एक्टिवेट करता है। उस रिफ्लेक्स के नतीजे में लार्ज इंटेस्टाइन में पेरिस्टालसिस का रेट ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो गैस की एक्सपल्शन होती है वो भी ज़्यादा हो जाती है। गैस होती है इंटेस्टाइन में, चाहे वो स्मॉल हो चाहे वो लार्ज हो, तो वो 3 इफेक्ट कॉज करती है। पहला क्रैम्प्स, दूसरा रंबलिंग नॉइज और तीसरा एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट कॉज करती है। पैरालाइटिक आइलियस, पैरालाइटिक आइलियस का मतलब ये होता है कि आइलियम का ल्यूमिन ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। ऑब्स्ट्रक्ट होने का मेन कॉज इसके स्मूथ मसल की पैरालिसिस हो गया। स्मूथ मसल की पैरालिसिस की वजह से पेरिस्टालसिस हो नहीं सकती। पेरिस्टालसिस नहीं हो सकती तो फूड जो आगे पास हो जानी चाहिए थी वो आगे पास नहीं हो पाएगी, बल्कि वो ब्लॉक कर देगी इंटेस्टाइन को। इसके इफेक्ट क्या होंगे? इसके इफेक्ट ये होगा कि अगर पैरालाइटिक आइलियस हो गया, यानी जो आइलियम का ल्यूमिन है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, ओक्लूड हो गया सबूत मसल की पैरालिसिस की वजह से, इसकी वजह से पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी भी ना होने के बराबर होगी। पेरिस्टालसिस की एक्टिविटी नहीं होगी तो कंटेंट्स आगे प्रॉपर नहीं हो सकेंगे, और कंटेंट्स आगे प्रॉपर नहीं हो सकेंगे तो इंटेस्टाइन फिल हो जाएगी गैस से और फ्लूइड से। अगर इसके फंक्शन को रिटर्न करना है तो जो इंटेस्टाइन की जो पेरिस्टालसिस होती है वो 6 से लेकर 8 आवर्स तक रिटर्न करती है। इसके बाद स्टोमक के अंदर पेरिस्टालसिस और सबसे लास्ट में कोलोन की पेरिस्टालसिस, जो कि तकरीबन 2 या 3 घंटे बाद आती होती है। इसके बाद आइलियस का मैकेनिज्म क्या होता है? आइलियस का मैकेनिज्म ये होगा कि अगर एब्डोमिनल सर्जरी हुई, सर्जरी के नतीजे में इंटेस्टाइन ट्रोमेटाइज होगी। ट्रोमेटाइज होने के नतीजे में पेन फाइबर्स एक्टिवेट हुए, ओपियाइड रिसेप्टर एक्टिवेट हुए। ओपियाइड रिसेप्टर ने स्मूथ मसल की डायरेक्ट इनहिबिशन कर दी। दूसरा ये हो सकता है कि पेरिटोनियम इरिटेट हो। पेरिटोनियम इरिटेट होगी तो फिर पेरिटोनियम स्पेसिफिकली विसरल, अगर विसरल पेरिटोनियम इरिटेट हो तो मैसेज जाएगा नॉर एपिनेफ्रिन के फाइबर के थ्रू जाएगा, सबप्लैंक्टिक नर्व के थ्रू, और वो रिफ्लेक्स इनहिबिशन कॉज करेगी। रिफ्लेक्स इनहिबिशन के थ्रू स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन इनहिबिट होगी।